चलिए बात करते हैं बेटा इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन की, कि अगर कंपनी रजिस्टर हुई है तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। अगेन 5 to 7 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है और कैसे लिखना है, जितना मैंने आपको बताया ये सारा आपको करना है। चलिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ बेसिकली, अब सेक्शन 9 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड्स द इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। सबसे पहली बात, जिस दिन से कंपनी रजिस्टर हुई है फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या मानी जाएगी, वो डेट जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे लिखी गई है, चाहे वो डेट कोई भी मेंशन हो ओरिजिनली, चाहे कंपनी उससे 2 दिन पहले रजिस्टर हुई है या 2 दिन बाद, जो डेट सर्टिफिकेट पे मेंशन हो गई वो डेट मानी जाती है कि उस दिन कंपनी का जन्म हुआ है। जैसे आपके बर्थ सर्टिफिकेट पे जो डेट लिख गई, चाहे आपका जन्म उससे 1 दिन पहले हुआ या बाद, कई बार बर्थ सर्टिफिकेट पे डेट कलर डल जाती है, बट जो डेट डल गई वो आपका लीगल एविडेंस हो जाता है। सेम वे कंपनी के केस में है, जो डेट उसके सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे डल गई, मान लिया जाएगा कंपनी उस दिन रजिस्टर हुई है, और उस दिन से वो कंपनी शैल बी अ बॉडी कॉर्पोरेट बाय द नेम कंटेन्ड इन द मेमोरेंडम। जो कंपनी के नेम क्लॉज में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के नाम लिखा हुआ है, मान लिया जाएगा उस नाम से कंपनी उस दिन से रजिस्टर हो चुकी है। सबसे पहला इफेक्ट तो ये होगा। सेकंड, कंपनी उस दिन से अपने सारे फंक्शंस एक्सरसाइज कर सकती है जो जो उसे एक्ट में प्रोवाइड किए गए हैं, जैसे डायरेक्टर्स अपॉइंट करना, जो भी उसे ऑब्जेक्ट क्लॉज के हिसाब से अपना बिजनेस करना है, लोन लेना है, जो भी वो एक्ट करना चाहे वो कर सकती है। एंड हैविंग द पावर इन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी तरह के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है, चाहे वो रिलेटेड हो प्रॉपर्टी से या किसी भी और मैटर से। ठीक है, प्लीज़ देखिए इससे कंसाइज ना करें चीज़ों को, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। ऑलरेडी बहुत कंसाइज नोट्स बनाए, और ये जो रेड वाला एरिया है ये तो आपको एज इट इज़ लिख के आना है एग्जाम के अंदर, इसमें कोई ग्रामर भी चेंज आपको नहीं करनी। थर्ड पॉइंट, फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देयर कम्स इनटू एन एग्जिस्टेंस अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कंपनी एंड इट्स मेंबर। जिस दिन से कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई उस दिन से जो कंपनी के मेंबर्स हैं और उसके कंपनी के बीच में एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट कैसे भाई, कंपनी अपने शेयर्स देगी और मेंबर्स उसके अगेंस्ट मनी देंगे, हाँ या ना। तो देयर इज अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द मेंबर्स कि दे एग्री टू टेक द शेयर्स ऑफ द कंपनी एंड एज अगेंस्ट टू दैट मेंबर्स विल प्रोवाइड द कंसिडरेशन टू द कंपनी। द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड टू द अमाउंट अनपेड ऑन शेयर्स। याद आ रहा है, तो वो एक तरह लायबिलिटी तो तब अराइज होती है ना जब कॉन्ट्रैक्ट है, था यही लिखा है। फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देयर कम्स इनटू एग्जिस्टेंस अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कंपनी एंड इट्स मेंबर एज एविडेंस्ड बाय मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। और वो किस हद तक होगा वो डिसाइड होता है कंपनी के आर्टिकल्स और कंपनी के मेमोरेंडम में लिखा होता है, जैसे कैपिटल क्लॉज। अब देखिए केस लॉ का नाम हो सकता है आपकी बुक में मेंशन हो, लेकिन आपको ये केस लॉ का नाम नहीं मेंशन करके आना। देखिए इसलिए मैंने इसे कट भी कर दिया एडवांस में। देखिए इस केस के अंदर ये डिसाइड हुआ था कि बेसिकली जिस दिन से कंपनी इनकॉर्पोरेट होगा उस दिन से एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट आ गया बिटवीन द मेंबर्स इन कंपनी, जो कि मेमोरेंडम आर्टिकल के हिसाब से चलेगा। केस के फैक्ट्स क्या थे, केस में कंक्लूजन क्या हुआ, देखिए हमें इन सब चीज़ों के अंदर नहीं जाना। जब आप कॉर्पोरेट लॉ का स्पेशलाइजेशन कर रहे होंगे, 2 साल का एक कंपनी एक्ट का स्पेशल कोर्स करेंगे, उस समय आपको इन चीज़ों की स्पेशलाइजेशन में जाना होता है कि क्या फैक्ट थे, ये था वो था। लेकिन अभी सिर्फ आपको कंक्लूजन पे फोकस करना है, और किसी का बहुत ज़्यादा मन करता है तो बेटा गूगल पे केस लॉ का नाम डालो, आराम से 2 घंटे लगा के आप उस पर R&D कर सकते हैं। हमें सिर्फ कंक्लूजन पार्ट पे रहना है, ठीक है। अ कंपनी ऑन रजिस्ट्रेशन एक्वायर्स अ सेपरेट एग्जिस्टेंस एंड द लॉ रिकॉग्नाइज इट एज ए लीगल पर्सन सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। यस और नो, ये तो बात हमें पहले से भी पता है। अगेन केस लॉ का नाम हमें नहीं करना। दिस इज आवर 4th पॉइंट। 5th पॉइंट, उसका परपेचुअल एग्जिस्टेंस होगा अंटिल इट इज डिसॉल्व्ड बाय लिक्विडेशन। 6th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, अगर एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के 100% शेयर परचेज कर लिए हैं, ये कंपनी 1 है, ये कंपनी 2 है, इसने इसके 100% शेयर परचेज कर लिए, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि दोनों कंपनियों को एक मान लिया जाएगा, दोनों अलग अलग कंपनियां रहेंगी। मेयरली बिकॉज अ कंपनी परचेज ऑल शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी इट विल नॉट एग्जॉस्ट
द सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ अनदर कंपनी। इससे सामने वाली कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी खत्म नहीं हो जाती, सो जो इसे इनकॉर्पोरेट किया गया है, ईच कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। ये चीज़ डिसाइड हुई थी इस केस लॉ में। अगेन हमें केस लॉ के फैक्ट में नहीं जाना, उसमें कंक्लूजन क्या निकल के आया था। सपोज इस पे अगर क्वेश्चन आ भी जाता है तो केस स्टडी आ गई सपोज इस पॉइंट पे, तो आप कैसे लिख के आएंगे? इन द डिसाइडेड केस लॉ इट वॉज हेल्ड दैट, उसके बाद ये जो पूरी स्टेटमेंट है, मेयरली बिकॉज अ कंपनी परचेजेस दिस 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 दिस, यह पूरी स्टेटमेंट, कोई नाम याद नहीं रखना होता। इट वॉज इन द डिसाइडेड केस लॉ, या आप इसकी जगह लिख सकते हैं इट वॉज हेल्ड से भी शुरुआत कर सकते हैं सिर्फ, ठीक है, या यहां से करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इट वॉज डिसाइडेड इन द डिसाइडेड केस लॉ इट वॉज हेल्ड दैट, जो भी आपके फैक्ट है। समझ में आई बात? श्योर। नेक्स्ट पॉइंट आपका, द मेयर फैक्ट that the central entire share capital has been contributed by the central government and all its share are held by the President of India and other officers of the central government does not make any difference in the position of registered company। मतलब suppose central government, President of India या कोई भी officer जो है किसी भी कंपनी के अगर shares हैं, ठीक है, ऑफिसर का मतलब जैसे गवर्नर हो गया, स्टेट गवर्नर्स होते हैं जो, ठीक है, अगर किसी कंपनी के उनके पास शेयर्स हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी जो है वो इनकी एजेंट हो गई। एंड इट डज नॉट मेक अ कंपनी एन एजेंट ईदर ऑफ द प्रेसिडेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये नहीं है कि भाई गवर्नमेंट के पास शेयर्स हैं तो कंपनी उनकी एजेंट हो जाती है। कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द मेयर फैक्ट दैट एंटायर शेयर कैपिटल हैज बीन कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इट्स शेयर्स आर हेल्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया and other officers of the central government does not make any difference in the position of registered company and it does not make a company an agent either of the president or of central government। अगेन केस लॉ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ये वाला तो कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा नाम है, बट बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये 7 पॉइंट्स इसके अंदर हैं और केस लॉ का नाम याद नहीं रखना। 6 और 7 पे अगर सेपरेट केस स्टडी आ भी जाती है तो कैसे लिख के आना है? इन द डिसाइडेड केस लॉ इट वॉज हेल्ड दैट, और ये फैक्ट आप लिख देंगे। आपका कोई नंबर नहीं कटेगा, कोई केस लॉ का नाम आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। जो केस लॉ के नाम याद रखने वाले थे वो मैंने आपको स्टार्टिंग में जगह जगह बता दिए हैं कि कौन कौन से आपको याद रखने हैं, ठीक है जी। इसे फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, अच्छा टॉपिक है। 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन इस पे आ सकता है। क्वेश्चन कितने नंबर का भी है, आपको पॉइंट्स जो हैं वो सारे के सारे मेंशन करके आने हैं, कोई भी पॉइंट आपको छोड़ना नहीं है। 7 के 7 पॉइंट्स आपको मेंशन करने हैं, चाहे क्वेश्चन इवन 3 नंबर का है, ठीक है जी।